जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम इस चैप्टर में संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद ये समझेंगे कि आखिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको जरूरत का है, इसका ये काहे हमारे लिए जरूरी है। और उसके बाद इसको संतुलित करना हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है। देखिए, संतुलन का मतलब होता है ना, संतुलन का मतलब होता है बराबर। अगर देखा जाए तो जैसे पहले तर्जुई किलो रहता था, जिससे सब्जी उब्जी बेचा जाता है, अभी भी कहीं कहीं चलता है। ठीक, तो पहले रहता था इसे टांग के देखा जाता था, बैलेंस हो गया तराजू। तो तराजू जब बैलेंस हो जाता था यानी इक्वल हो जाता था, एक यहाँ पे कांटा रहता था बीच में आ जाता था, तो बोलते थे कि 1 किलो हो गया। अगर 1 किलो का शेर रखे हुए, शेर जानते हैं किसको बोलते हैं? बटखरा होता था, एक नापने वाला हल्का सा लोहा का एक बड़ा सा गुटका होता था। ठीक, तो समझिए बस कि इसे बैलेंस मतलब क्या होता है? बराबर करना, बराबर इक्वल करना। तो यही होता है रासायनिक समीकरण में कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की मात्रा को हम बराबर कर देते हैं। हम इस चैप्टर का 3 लेक्चर पढ़े हैं, जिसमें से पिछले लेक्चर में हम पढ़े हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हम आपको बताए थे बाबू कि रासायनिक समीकरण कुछ भी नहीं है। रासायनिक समीकरण वह चीज है कि किसी अभिक्रिया को हम बस समीकरण के रूप में छोटा करके, छोटी चुकी करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण। जैसे अगर मान लो कि हम रस बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो बोलेंगे कि चीनी और पानी को मिलाने पर मीठा शरबत प्राप्त होता है। ऐसे लिखेंगे ना, तो लिखेंगे तो 2 लाइनिए भर जाएगा। तो ये 2 लाइन ना भरे इसीलिए इसको छोटा कर देते हैं, नहीं तो केमिस्ट्री लिखते लिखते 2-4 वो कॉपी भर जाएगा। इतना इसमें इक्वेशन होता है। तो क्या करें, तो उसी को छोटा करके मैथ के फॉर्म में लिख देते हैं। मैथ के फॉर्म में समझते हैं ना, जोड़ गांठ के ये मिलेगा, ऐसे लिखते थे। ठीक, मैथ के फॉर्म में जैसे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे गांठेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। ठीक, वैसे ही इसमें लिखते हैं, वही समीकरण कहलाता है। ठीक, तो ऐसे ही इसमें लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, बोलते हैं कि जब चीनी और पानी को घोल रहे हैं, जब चीनी पानी को मिला रहा है तो शरबत बन रहा है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं चीनी प्लस पानी इक्वल टू शरबत। ऐसे हम पिछले लेक्चर में बताए थे। और फिर क्या करते हैं, चीनी और पानी शरबत मिल गया, लेकिन वो उतना सही सटीक नहीं था, तनी बढ़न हो जा रहा था। और उसके बाद पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था कितना चीनी मिलाया कितना पानी मिलाया। पता चला 1 बोरा चीनी में 1 गिलास पानी मिलाएंगे, शरबत बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक, तो इसके लिए हमको मात्रा का भी नॉलेज होना जरूरी है कि हम समीकरणों को पढ़ते पता कर रहे हैं कि अगर हमको शरबत बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसका पता चल जाए। जैसे कि चीनी प्लस पानी, बस चीनी और पानी मिला दीजिए, कितना कितना मिलाना है ये नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे? तो अगर गलती हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसके लिए रासायनिक समीकरण को और छोटा किया गया और उसमें और सूचनाएं भरी गई, और मतलब अधिक हमको इंफॉर्मेशन दे सके कि कितना कितना क्या क्या चीज मिलाया गया है, इसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो हम इसमें लिख देते हैं चीनी का सूत्र, मतलब कि पहले लिखे थे चीनी प्लस पानी, तो जौन जौन पदार्थ मिलाए रहते हैं उसका सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र लिखने से वो छोटा हो जाता है। जैसे C12 H22 और O11 होता है ये चीनी का सूत्र, और प्लस पानी H2O जल। ठीक, अब देखिए ये हमको क्या मिल के देगा? ये मिल के देगा शरबत। ठीक, शरबत यानी रस, समझ रहे हैं ना, शरबत। अब देखो, इसके लिए हमको शरबत का भी सूत्र लिखना पड़ता है, शरबत का भी सूत्र यही होगा लगभग। ठीक, तो बस समझिए इतना है। अब क्या करें, बस यहाँ पे शरबत का सूत्र लिखने लगेंगे, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या किए, चीनी और पानी मिलाए, चीनी और पानी मिलाए, तो चीनी और पानी का सूत्र लिख दिए। ये हमको पता चला कि चीनी का 1 अणु लेंगे और जल का 1 अणु लेंगे, मिलाएंगे तो शरबत बनेगा। ठीक, 1 अणु मतलब क्या होता है? इतना छोटहन पार्ट ना, बहुत छोटा पार्ट, जिसको और अधिक तोड़ेंगे ना तो चीनी नहीं रह जाएगा। बस इतना छोटा पार्ट समझिए कि अगर उसको और तोड़ेंगे तो क्या नहीं रह जाएगा? चीनी नहीं रह जाएगा, तो उसको 1 अणु बोलेंगे। तो देखो, अगर ये मार्कर है, इसका कैप है, इसका कैप अगर इतना छोटा तोड़ दें, इतना छोटा तोड़ दें कि अब तोड़े तो प्लास्टिक न रह जाए, तो उसी कण को हम बोलते हैं कि ये
कण है प्लास्टिक का, ठीक। वैसे किसी चीज को इतना ना तोड़ दें कि वो अगर तोड़े उसके बाद तो वो चीज ना बच जाए, तो उसी को बोलते हैं कि वह सबसे छोटा है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है, ठीक। वैसे ही चीनी का इतना पार्ट कर दें, इतना टुकड़ा कर दें कि वो उस टुकड़ा को अगर तोड़े तो चीनी ना रह जाए, तो वही टुकड़ा क्या कहलाता है, कण कहलाता है, यानी कि अणु कहलाता है, एक अणु कहलाता है, ठीक। समझ में आया। वैसे ही पानी का एक अणु हो गया, तो जब पानी और चीनी के एक एक अणु को मिलाते हैं तो शरबत बनता है, बस इतना समझिए। तो ये होता है केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। अब देखो इसको बैलेंस करना होता है, हमको क्या करना होता है बाबू, बैलेंस करना होता है। अब बैलेंसिंग क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जो चीज से हम कोनो पदार्थ को मिला के बना रहे हैं उसका पूरा द्रव्यमान, पूरा मास, और जो बन रहा है उसका पूरा मास बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे आधा किलो दूध ले रहे हैं, आधा किलो दूध को दही में बना रहे हैं तो दहियो तो आधे किलो मिलेगा ना, तो ये बराबर होना चाहिए, यही नहीं कि कम हो जाए ढेर हो जाए, बराबर दोनों का द्रव्यमान होना चाहिए। जिससे बना रहे हैं उसका पूरा द्रव्यमान जो बन रहा है उसके पूरे द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। जैसे दूध से बना रहे हैं, आधा किलो दूध लिए हैं तो दही भी आधे किलो मिलेगा, तो ये दोनों का द्रव्यमान बराबर हो गया, तो ये संतुलित कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा अगर इसका समीकरण लिखेंगे, ठीक। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। अब देखो, अब हम यहाँ पे लिखे हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं ना तो H2O बनता है। क्या बनता है बाबू, H2O बनता है, यानी जल बनता है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो जल बनता है, ठीक। इसमें ये लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो इधर हाइड्रोजन का कौ परमाणु है, 2 परमाणु है। यहाँ पे द्रव्यमान तो हम जोख नहीं पाएंगे, काश कि बहुत कम मात्रा में हम रासायनिक समीकरण में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे द्रव्यमान हम नहीं ले पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 परमाणु लिए हैं हाइड्रोजन का और 2 परमाणु ऑक्सीजन का। परमाणु क्या होता है, परमाणु आप जानते होंगे, परमाणु एक संरचना होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, ठीक। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सके परमाणु कहलाता है। इसी टाइप का होता है, बीच में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इसको चारों तरफ घूमता रहता है। मान लीजिए है लड़की है एगो लड़का है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऐसे ही सेम कंडीशन होता है। तो बस समझिए, यहाँ पे हम परमाणु तो समझा नहीं रहे हैं, बस समझिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब मिलते हैं सब तो क्या होता है, जल बनता है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु जब मिलेगा आपस में तो जल बनेगा। अब जल कितना बनेगा ये गलत बताया गया है। काहे गलत बताया गया है, हम पहले अगर शब्द समीकरण लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, शब्द समीकरण, तो उसमें लिखते क्या लिखते बाबू, हाइड्रोजन, ठीक, और प्लस ऑक्सीजन, ठीक, ऐसे लिखते ऑक्सीजन, ठीक। और इसके बाद एरो दे के लिखते जल, ठीक, जल, अगर शब्द समीकरण लिखते। तो बाबू हमको अगर इसका और यानी रासायनिक सूत्र समीकरण लिखना होगा तो हाइड्रोजन का सूत्र लिखेंगे। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे प्लस करके और फिर ऑक्सीजन का सूत्र लिखेंगे। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। और फिर जल का सूत्र लिखेंगे। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक। ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही हमारा समीकरण बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन जो है अणु के रूप में रहता है, ऑक्सीजन भी अणु के रूप में रहता है। अणु के रूप में ज़्यादातर पदार्थ अणु के रूप में रहना पसंद करते हैं, कोई बस अणु के रूप में नहीं रहता है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, जल भी अणु के रूप में है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिल के रहें सब तो उसको अणु बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु आपस में मिलन करके रह रहे हैं सब, ये अणु है सब, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का अणु है सब, कैसे अणु है, एक अणु है, मतलब कि एक ऑक्सीजन मिला है, 2 हुए हैं सब, डबलिया गए हैं सब, बस सुरक्षित है सब, अणु बन गया सब। जो डबलिया जाएगा ये ट्रिपल हो जाएगा, अणु बन गया। बस उसमें परमाणु की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू,
अणुओं में परमाणु की संख्या एगो से अधिक होना चाहिए। समझ में आया? तो वही अणु कहलाता है। अणु क्या होता है? उसमें परमाणु की संख्या एगो से अधिक होनी चाहिए। जैसे यहाँ कहेंगे तो यहाँ देखिए 3 गो है, हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु है, ऑक्सीजन का एगो, तो 3 गो परमाणु है। तो तीनों मिलके अणु तो बनाए हैं, क्या चीज का अणु है? जल का सूत्र है, मतलब जल का एगो अणु है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हम नंबरिंग का मतलब समझाते हैं आपको। नंबरिंग कुछ कुछ होता है, जैसे सूत्र लिखते समय जैसे हम हाइड्रोजन के नीचे लिखे हैं 2, यानी हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु है। ऑक्सीजन के नीचे लिखे हैं 2, यानी ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु है। अगर ऐसे लिखे हैं तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखे हैं, हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 गो परमाणु है। अब इसके आगे भी कुछ कुछ नंबर लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2H2 लिख दिए, मतलब कि क्या हो गया? हाइड्रोजन का 2 गो अणु हो गया। क्या दिखा रहा है? अणु की संख्या। ये देखो 2 नंबर जो आगे लिखे हैं ना, जो 2 नंबर आगे लिखे हैं, ये किसकी संख्या को दिखाता है? ये इसके बाद जो 2 के बाद जो परमाणु लिखे होते हैं या जो पदार्थ लिखा होता है, उसके अणुओं की संख्या को दिखाता है। ठीक, समझ में आया? उसके अणुओं की संख्या को दिखाता है। अणु का संख्या दिखा रहा है, परमाणु का संख्या दिखा रहा है। तो आज से देखो बबुआ, जवन 2 आगे होगा या जवन नंबर आगे होगा, उस पदार्थ के अणु की संख्या को दिखा रहा होगा कि हाइड्रोजन का कौ गो अणु लिए हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का 1 गो अणु लिए हैं। 1 गो अणु का मतलब उसमें 2 गो परमाणु होगा। कौ गो परमाणु? 2 गो परमाणु। तो देखो, हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। परमाणु और अणु में अंतर है। ठीक, परमाणु जो होता है सबसे छोटा कण होता है, और अणु जो होता है ऐसा कण होता है पदार्थ का जिसको और तोड़ने पे वो पदार्थ नहीं रह जाएगा, मतलब वो परमाणु बन जाएगा, अणु नहीं रह जाएगा। परमाणु लेवल पर जैसे हाइड्रोजन जो है अणु है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ये स्प्लिट हो जाएगा, तो H परमाणु में टूट जाएगा, मतलब परमाणु बन जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो अणु किसको बोलते हैं? परमाणुओं के मिलने से, एक या एक से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो यौगिक बनता है उसे अणु कहते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आगे अगर 2 गो लिख देंगे, 2 नंबर लिख दिए, मतलब कि हाइड्रोजन का 2 गो अणु है। हाइड्रोजन का 2 गो अणु है, मतलब 4 गो परमाणु। देखा जाए तो कैसे 4 गो परमाणु? हाइड्रोजन के 1 गो अणु में कौ गो परमाणु होता है? 1 गो अणु में 2 गो परमाणु। देखो यहाँ पे 1 अणु है, 2 गो परमाणु है, तो मतलब 2 गो अणु अगर बना दिए तो 2 गो अणु बना दिए, मतलब कि एक हाइड्रोजन के अणु में 2 गो परमाणु, तो 2 हाइड्रोजन के अणु में 4 गो परमाणु। ठीक, ऐसे ज्ञात करना होता है। अब देखो, नंबरिंग तो समझ में आ गया कैसे नंबर लिखा जाता है। फिर एक और नंबर लिखा जाता है, तीसरा तरीका है नंबर लिखने का। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, क्या लिखे हम? CaOH का होल ट्वाइस या होल थ्राइस भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं होल थ्राइस देखने को मिलता है, मतलब इस सूत्र में नहीं बोल रहे हैं, और कहीं सूत्र में कहीं 3 भी यहाँ देखने को मिल सकता है, कहीं 2, कुछ भी नंबर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे होल थ्राइस या होल ट्वाइस क्या होता है? यहाँ पे होता है होल ट्वाइस। ठीक, होल ट्वाइस का मतलब कि ऑक्सीजन में इसका गुणा होगा, 2 का ऑक्सीजन में गुणा होगा, मतलब कि वो 2 गो है और 2 का हाइड्रोजन में गुणा होगा, यानी हाइड्रोजन परमाणु 2 गो है। तो देखो नंबरिंग कैसे कैसे होता है। H2 लिखा हुआ है, तो जिसके नीचे लिखा हुआ होता है उसके परमाणुओं की संख्या को बताता है। ठीक, तो जिसके नीचे लिखा हुआ होगा वो इसके परमाणुओं की संख्या को दिखाएगा, जिसके आगे लिखा हुआ होगा अणु की संख्या को दिखाएगा। अणु की संख्या दिखा रहा है। ठीक, समझ में आया? ऐसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तो होल ट्वाइस, मतलब इन दोनों के परमाणुओं की संख्या दिखा रहा है। यहाँ पे एक ही के नीचे लिखा हुआ था, कोष्टकवा को बंद करके दोनों के नीचवा लगा दिया। समझ में आ गया? इसका मतलब ये होगा, अगर हम OH का होल ट्वाइस लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि O2 और H2। ठीक, लेकिन इसको सही से लिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए बस लिख देते हैं OH का होल ट्वाइस। ठीक, तो इसी को लिखते हैं। तो समझ में आया नंबरिंग कैसे होता है। OH का होल ट्वाइस मतलब नंबर जो होगा नीचे वो दोनों पे बट जाएगा। ऐसे OH का होल ट्वाइस कहाँ से निकला है? O2 और H2 कहीं लिखा हुआ था, तो 2 को मिटा दिया सब कहीं से। अब अच्छा लगने के लिए कोष्टक एगो लगाया, नीचवा 2 को बैठा दिया, कहा बाबूआ तुम एक जगह ही रहो, दोनों जगह तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो नंबरिंग समझ में आ गया। इसका अब आपको समझ में आया होगा। हालांकि
आपको समझ में आया होगा अणु परमाणु क्या होते हैं। यहाँ पे हम अणु और परमाणु का डिफिनेशन थोड़ी ना बता रहे हैं कि एक्चुअली डिफिनेशन आपको बताएं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, तो अणु क्या होते हैं? पदार्थ के छोटे कण होते हैं, छोटे कण होते हैं। और परमाणु क्या होते हैं? पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम परमाणु बोलते हैं। बस इतना समझ में आ रहा है। अणु जो होते हैं बस उसको छोटे कण को बोलते हैं, बस इतना समझिए। अब समझिए यहाँ पे नंबरिंग भी समझ में आ गया कि हाइड्रोजन के अगर किसी भी परमाणु के नीचे लिखा हुआ है नंबर तो वो परमाणु की संख्या को दिखाएगा, आगे लिखा हुआ है नंबर तो वो अणु की संख्या को दिखाएगा। ठीक, अब समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। अब काहे बैलेंस करना है अभी समझेंगे, बस बैलेंस करके हम बताते हैं। बैलेंस क्या करना है? देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे रिएक्शन हम लिखे हैं तो हम बस जो शब्द समीकरण था उसी को देख के और उसका सूत्र लिखते गए हैं। क्या किया है? सूत्र लिखते गए हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा है, इन दोनों का मिलन हुआ है, इन दोनों का मिलन हुआ है। ठीक, मीटिंग हुआ है। जैसे मिलन हुआ है तो क्या हुआ है? जल बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं तो क्या बना है? जल बना है, वाटर बना है। अब वाटर का फार्मूला ये होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फार्मूला ये होता है, यही हम लिख दिए सेम टू सेम। अब क्या करना है? देखा जाए कि दोनों का परमाणु तो बराबर होना चाहिए। जो वो इधर है ये सब उधर, ये इतना ही परमाणु होना चाहिए, तभी मास बराबर आएगा। ठीक, समझ में आया? मतलब द्रव्यमान तभी बराबर आएगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, कितना है बाबू? 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, मिलके कौ परमाणु? 4। यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो 1 परमाणु। कितना? 2 1 3, यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 रह गया, 1 कम है। कौन कम है? अब देखा जाए कौन कम है तो अब देखो 1 परमाणु कम है, ये हमको पता चल गया। इधर से 1 परमाणु कम है, उसी को बैलेंस करना है। अब कौन कम है इसको देखा है तो हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन को है बाबू 2 है, इधर को है 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन बराबर है। अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु इधर 2 है और इधर को है 1 है, मतलब यह कम है, 1 ऑक्सीजन परमाणु कम है, इधर बैलेंस करना पड़ेगा। कौन चुरा लिया? अब क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? अगर यहाँ से 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो यानी कि जल का 2 अणु, कितना हो गया? जल का 2 अणु। जल का 2 अणु का मतलब कि इन दोनों में गुणा होगा तो परमाणुओं की संख्या हमको मालूम चल जाएगी। अगर किसी अणु में परमाणुओं की संख्या मालूम करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2O, ठीक, तो किसी ये अणु है, ठीक, और इस अणु में 2 अणु है जल के, इस 2 अणु में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें कितने परमाणु है। तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अणुओं की संख्या से इसमें गुणा कर देते हैं परमाणुओं की संख्या में। जैसे देखो इसमें हाइड्रोजन का कौ परमाणु हुआ? 2। यहाँ पे देखो 2 अणु है, यहाँ पे 2 परमाणु है, तो ये 1 परमाणु जो है 1 परमाणु नहीं है, 2 है। ठीक, मतलब कि 1 अणु में 2 परमाणु होता है। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं। बस समझिए कि हमको अगर परमाणुओं की संख्या मालूम करनी होगी किसी भी अणु में, है जल का 2 अणु है, इस 2 अणु में पूरा कौ परमाणु है, इसको मालूम करना है हमको। तो इस आगे वाले नंबर से नीचे वाले नंबर में गुणा कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का कौ परमाणु तो 2 दूना 4 परमाणु हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का कौ परमाणु 2 एकनम 2 परमाणु कितना हो गया? ऑक्सीजन का। तो अब देखो ऑक्सीजन तो इधर बैलेंस हो गया। जैसे हम 2 आगे लगाए, मतलब कि हमको लगा कि नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे सब तो जल का 2 अणु मिलेगा, हमको ऐसा लगा तो हम आगे 2 लगा दिए। ठीक, तो 2 अणु मिल गया, मतलब ढेर मिला दिए, हमको लगा ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, ऑक्सीजन जितना इधर है उतना ही उधर हो गया, 2 एकनम 2 ऑक्सीजन हो गया। और हाइड्रोजन को देखा जाए तो 2 दूना के 4 ठे हाइड्रोजन हो गया, इधर का हो गया 2। तब इधरियो बैलेंस करना है, इधरियो क्या करें? 2 से फिर से इधर गुणा कर देते हैं तो 2 दूना 4। अब देखा जाए तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अब बराबर है। ठीक, तो इससे परमाणु की संख्या बैलेंस की जाती है। यहाँ पे कैसे हम परमाणुओं की संख्या गिनते हैं? जो अणु की संख्या आगे लिखी रहती है उससे परमाणुओं की संख्या में गुणा करके पता कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु है और जल का देखा जाए तो 2 अणु, तो 2 दूना 4, यानी कि
कौ गो हो गया हाइड्रोजन का परमाणु 4 गो, और 2 एकनम 2 यानी ऑक्सीजन का परमाणु 2 गो। ठीक, ऐसे गुणा करके हम परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु 2 गो था, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 गो था, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 गो था, ऑक्सीजन का एक कहीं था। ठीक, ऐसे हमको मालूम चला। अब हम क्या किए, 2 से इधर गुणा कर दिए। 2 से जैसे इधर गुणा किए मतलब 2 गो अणु जैसे बनाए, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का 4 गो परमाणु हो गया और ऑक्सीजन का 2। तो ऑक्सीजन तो ठिका गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। क्या कहा, यहाँ पे 4 गो हो गया, तो कहा हमको भी 4 गो करो, तो इसको भी 2 से गुणा कर दिए, 4 हो गया। ठीक, ऐसे बैलेंस किया जाता है इक्वेशन को, गुणा कर करके, आगे संख्या में गुणा करके हम समीकरण को बैलेंस करते हैं। अब ऐसे ही दूसरा समीकरण, आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम क्या कर रहे थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या कर रहे थे, इसका रिएक्शन करा रहे थे। तो MgO बन रहा था। क्या बन रहा था, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या बनता है बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखा जाए मैग्नीशियम का इधर 1 गो परमाणु, ठीक है, इधर कौ गो है, 1 गो परमाणु, एकदम बराबर बराबर है। ठीक है, कोनो बात नहीं है, दोनों एक गो है। अब देखा जाए यहाँ पे ऑक्सीजन इधर 2 गो है, इधर देखा जाए तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 गो परमाणु है। तो बाबू देखो ऑक्सीजन इधर 1 गो कम है, क्या हुआ, ऑक्सीजन 1 गो कम है, तो इधर क्या करें, इसमें 2 से गुणा करो, इसमें क्या करो, 2 से गुणा करो। तो देखा जाए तो इधर क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 गो और ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया। तो यहाँ पे क्या करें, फिर से हम मैग्नीशियम 2 गो इधर हो गया, तो इधर आगे अगर 2 से गुणा कर दें तो मैग्नीशियम 2 गो हो जाएगा, मतलब 2 मैग्नीशियम बन जाएगा। अब इसके नीचे 2 मत लिखना, काहे नहीं लिखना, इसका मतलब कि एक अणु हो जाता है। ठीक, तो 2 नीचे नहीं, इसमें आगे लिखा जाता है, कैसे कि इसका अणु नहीं बनता है। ठीक, मैग्नीशियम का अणु नहीं बनता, इसलिए इसके नीचे नहीं लिखा जा सकता है। अब इसके आगे लिखा गया है, मतलब मैग्नीशियम का 2 गो परमाणु और ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु जब मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 अणु बनेगा। इतना समझ में आया। इसको कैसे बैलेंस किए हैं, पहले हम देखे हैं कि इधर परमाणुओं की संख्या कैसे कैसे है। यहाँ देखा जाए तो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1 गो है, ये कहीं है, ऑक्सीजन 2 गो है। इधर देखा जाए तो मैग्नीशियम 1 गो है, लेकिन ऑक्सीजन भी ये कहीं है, 1 गो कम है। तो क्या करें, अगर हम यहाँ से 2 से गुणा कर दे तो ऑक्सीजन 2 ठे हो जाएगा, 2 एकम 2 गो ऑक्सीजन हो गया, ठीक हो गया बराबर। लेकिन मैग्नीशियम फिर बिगड़ जा रहा है, फिर खिसिया जा रहा है, तो क्या कर रहा है, 2 गो हो जा रहा है, तो कह रहा है इधर हमको भी 2 गो करो, तो इधर इसको 2 से गुणा करके 2 गो बना दिए। ठीक, तो समझ में आ गया, ऐसे बैलेंस किया जाता है इक्वेशन को। अब तीसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं, NaCl का। क्या NaCl का आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम मिटा रहे हैं। देखिए हम अब यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम Na+Cl2, ठीक, ये क्या बनता है, NaCl2। ये क्या है, NaCl क्या है, NaCl ये एक नमक है जो हम खाते हैं, वही नमक है। ठीक, तो NaCl क्या है बाबू, नमक है, तो कन्फ्यूजन आना। अब देखो ये रिएक्शन हुआ, मतलब कि सोडियम और क्लोरीन को जब आपस में अभिक्रिया कराया गया, मिलाया गया, तो क्या बना, NaCl नमक बन गया। जब सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाया गया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, मतलब नमक बन गया। बस इतना ही ये समीकरण है। अब इसमें देखा जाए तो इधर 1 गो परमाणु है सोडियम का, इधर भी 1 गो परमाणु है, ठीक है, बराबर बराबर। अब देखा जाए तो Cl2 यानी क्लोरीन का 2 गो परमाणु है इधर, यहाँ पे बस Cl, मतलब कि क्लोरीन का ये कहीं है, गड़बड़ा गया। क्या हुआ, गड़बड़ा गया। अब देखो क्या करें, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो इधर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्लोरीन का 2 गो परमाणु हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ा गया। अब सोडियम क्या हुआ, सोडियम 2 गो बन गया ना, यहाँ पे 2 से गुणा हुआ, 2 एकम 2, तो 2 गो सोडियम बन गया, 2 गो क्लोरीन बन गया। ठीक, तो यहाँ पे 2 गो सोडियम और 2 गो क्लोरीन। अब यहाँ देखा जाए तो सोडियम एक कहीं है, तो इसको भी 2 गो बनाना पड़ेगा, तो 2 गो यहाँ पे भी बना दी, दोनों तरफ सबकी मात्रा बराबर हो गई। अब देख लो, सोडियम का 2 गो परमाणु इधर, सोडियम का 2 गो परमाणु इधर, क्लोरीन का 2 गो परमाणु इधर, क्लोरीन का 2 गो परमाणु इधर। समझ में आया। तो इससे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को, यानी कि रासायनिक समीकरण को। अब एक होल टॉयस वाला भी आप देख लीजिए, होल टॉयस वाला क्या होता है। जैसे यहाँ पे होल टॉयस वाला एक हम दिखाते हैं आपको, Ca यानी कैल्शियम,
CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी जल जब मिलते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक, मतलब इसका क्या होगा, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड जो सूखा चूना होता है ना, सूखल एकदम जौन होता है पत्थर टाइप का, वह है। CaO किसको बोल रहे हैं हम, जो सूखल टाइप का एकदम झुराइल चूना होता है उसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बूझा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी बूझा चूना, हाँ बूझा चूना बोलते हैं। ठीक, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। CaO इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जो पत्थर टाइप का एकदम सूखल टाइप का होता है उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, तो जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो एकदम सूखा हुआ होता है, उसी को हम इस नाम से बुलाते हैं केमिस्ट्री में CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, गैस वैस निकालता है अपने अंदर से और भीग जाता है। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। जब चुनौती में लोग भरते होंगे तो आप देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है खैनी वाले चुनौती में, तो इसमें क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि पत्थरवा में पानी मिलाया जाता है। जैसे मिलाया जाता है पानी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बूझा हुआ चूना बना लेता है। अभी कैसे होता है बूझा हुआ चूना, मतलब भीगा हुआ चूना, गील चूना, समझ रहे हैं, ऐसे होता है। अब समझो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इधर देखा जाए तो सबका बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करना क्या जरूरी है, मतलब दोनों और परमाणु का संख्या सबका बराबर होना चाहिए। तो इधर देखा जाए तो इधर देख रहे हैं कैल्शियम का एगो परमाणु है और ये कहीं नहीं है, नहीं है। ठीक, एगो परमाणु कैल्शियम का, इधर कैल्शियम का एगो परमाणु है। ठीक है, कैल्शियम ओके है। अब देखा जाए ऑक्सीजन का एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे, दो परमाणु इस साइड में है। इस साइड में कितने परमाणु, एक यहाँ एक यहाँ, दो परमाणु है। इधर देखा जाए होल ट्वाइस, मतलब निचवा दोनों में गुणा होगा, मतलब ऑक्सीजन का इधर भी दो परमाणु है। ठीक, तो दो परमाणु इधर ऑक्सीजन का, दो परमाणु उधर ऑक्सीजन का। ठीक है, एकदम ठीक है, सब ओके है। अब देखा जाए हाइड्रोजन को मिलाया जाए, हाइड्रोजन क्या कह रहा है, तो हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो परमाणु है और हाइड्रोजन यहाँ पे देखा जाए तो होल ट्वाइस था, मतलब दोनों के निचवा दो, किसके, दोनों के निचवा दो, यानी हाइड्रोजन का भी दो परमाणु। इसका मतलब OH का होल ट्वाइस का मतलब यही ना हुआ कि O का दो परमाणु और H का दो परमाणु, O2 और H2, यही ना हुआ। तो देखा जाए तो इस हिसाब से देखा जाए तो कैल्शियम एक, ऑक्सीजन दो, ठीक, होल ट्वाइस है मतलब दो, हाइड्रोजन दो, होल ट्वाइस है इसीलिए दो। ठीक, मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस है, ये देखा जाए तो बैलेंस है। तो कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अनबैलेंस ही सब रहेगा, सगरू अनबैलेंस नहीं रहता है। जैसे आप लोग में कई लोग आप बैलेंस में होंगे, कई लोग अनबैलेंस होंगे, तो आपको टीचर लोग या मम्मी पापा लोग बैलेंस करते होंगे। ठीक, तो देखिए ऐसे यहाँ पे क्या हुआ है, ये इक्वेशन जो है बैलेंस है, एकदम संतुलित है, संतुलन अवस्था में। तो कोई केमिकल इक्वेशन संतुलन अवस्था में भी हो सकते हैं, कोई केमिकल इक्वेशन असंतुलन की अवस्था में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि आखिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। बस दोनों तरफ परमाणु का संख्या बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर है हम कौनों संख्या से गुणा कर सकते हैं, नहीं है कि दुइये से करेंगे, 3 से भी गुणा कर सकते हैं, 4 से भी गुणा कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे थे यहाँ पे H2 + O2 गिव्स H2O, यहाँ पे क्या किए थे, 2 से गुणा किए थे। ऐसा नहीं है जरूरी कि हर जगह दुइये से गुणा करना पड़े, हो सकता है कि उसको बैलेंस करने के लिए हमको 3 से भी गुणा करना पड़ सकता है, हो सकता है हमको 4 से भी गुणा करना पड़ सकता है, 5 से भी करना पड़ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या से, मतलब हमको जिससे संतुष्टि मिलेगी, जिससे ये हो जाएगा कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, जिस संख्या से गुणा करने पे उसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अब समझते हैं आखिर इसका महत्व क्या होता है, आखिर ये अनबैलेंस क्यों होता है। पहले ये समझिए कि आखिर ये अनबैलेंस कैसे होता है। तो बाबू अभी हम बताएं, शब्द समीकरण अभी बताए हैं, तो हम बताए थे आपको कि हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं, अब प्लस ऑक्सीजन ऐसे लिख देते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो जल बनता है, यही हम बताए थे शब्द समीकरण में। तो शब्द समीकरण को देख कर ही हम
रासायनिक सूत्र समीकरण भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सूत्रवा बस लिखेंगे H2, ऐसे ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सूत्रवा बस लिखेंगे O2, और यहाँ पे तीर लगाएंगे, फिर देखेंगे इधर उधर नहीं देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। अब देखेंगे जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O, बस ये लिख दिया। अब हमको नहीं पता है कि बैलेंस है कि नहीं, लेकिन जब ध्यान से देखे तो पता चला है कैसे बैलेंस है नहीं है, तो बराबर ही नहीं है, मतलब कोई बीचवा में खा गया है क्या। तो देखो इसको बैलेंस कर देते हैं, मतलब हम इसका नंबर लगा के बैलेंस कर देते हैं, पूरा बराबर कर देते हैं। जितना हम दिए थे उतना हमको मिलना चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए आप किसी को पैसा दे रहे हैं, वो उतने वापस ना करे, उससे ज़्यादा या उतना कम से कम ना वापस करे, तो आप खिसिया जाएंगे ना। वैसे ही केमिकल इक्वेशन भी खिसिया जाता है। क्या होता है, जितना हम परमाणु मिलाए हैं उतना परमाणु तो इधर मिलना चाहिए ना हमको, नहीं तो हम खिसिया जाएंगे। तो यहाँ पे वही करना पड़ता है, यहाँ पे गुणा करके बराबर कर दिया जाता है। बस यही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। कहाँ अनबैलेंस रहता है, कहाँ से कि शब्द समीकरण को देख करके और सभी पदार्थों का बस रासायनिक सूत्र लिखा जाता है, न कि उसको बैलेंस करके, न कि उसके अणुओं की संख्या को लिखा जाता है, बस एक एक अणु का सूत्र लिखा जाता है। बस इसीलिए केमिकल इक्वेशन जो होता है अनबैलेंस हो जाता है, यानी असंतुलित रहता है कभी कभार, और कभी कभार संतुलन की अवस्था में भी हमको देखने को मिल जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, संतुलन की अवस्था में कब देखने को मिलेगा, जब सूत्र वैसे ही देखिए, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। और जब हम इसमें मिलाए थे जल तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, यही ना बना था। हम शॉर्ट फॉर्म में सारा शब्द समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। इत्तेफाक अब यहाँ पे देखिए CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, जल का होता है H2O, और हम अभी बताएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। अब देखो इत्तेफाक से बैलेंस रह जाता है, कहीं कहीं जो होता है केमिकल इक्वेशन हम सूत्र भी लिखते हैं तो इत्तेफाक से बैलेंस से रह जाता है, वो अनबैलेंस नहीं होता है, ठीक। तो ये जरूरी नहीं है कि केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण असंतुलित ही हो, हमको संतुलित करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। असंतुलित क्यों होता है, कैसे कि हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं जबकि हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि कितने अणु मिला है कितने नहीं मिला है, उसकी मात्रा को नहीं देखते हैं, इसलिए अनबैलेंस रह जाता है। बैलेंस करते हैं तो उसकी मात्रा हमको मालूम चल जाती है। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का आखिर महत्व क्या है, क्या इसको मतलब कहाँ इसको संतुलित किए हैं, तो यहाँ पे संतुलन करने से हमको सही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे H2 + O2 गिव्स H2O, ये क्या हुआ था, हम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो यहाँ पे जल मिल रहा है, मतलब कि पानी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन का 2 अणु मिलके हाइड्रोजन जल का 1 अणु बनाए हैं, लेकिन ये गलत है, इन्फॉर्मेशन ये गलत है। कैसे कि इसमें एगो ऑक्सीजन ऐसे ही जियान हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक। कैसे कि इधर तो एक कहीं ऑक्सीजन गया, तो इसको अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए, सही सही इंफॉर्मेशन देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, काहे 2 लिख दिए, काहे से कि हमको सही सही इंफॉर्मेशन मिल सके कि कितना कितना मिलाए हैं तो कितना पदार्थ प्राप्त हुआ है। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 अणु को मिलाएंगे और ऑक्सीजन के 1 अणु को, अणु का मतलब यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे नंबर नहीं है मतलब कुछ नहीं है, 1 है, ठीक। तो हाइड्रोजन के 2 अणु को मिलाएंगे ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ, तब जाकर जल का 2 अणु बनेगा। ये हमको पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कितना कितना मिलाना पड़ेगा तो कितना हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। तो ये फायदा हो गया हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, ठीक। अगर ऐसे छोड़ देते तो एगो ऑक्सीजन जियान हो जाता है, समझ रहे हैं, बैलेंस नहीं करते तो ऐसे हम मिलाते तो ये हो गया फायदा। दूसरा फायदा ये हुआ कि हम पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि बाबू द्रव्यमान संरक्षण का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पालन करता है, मतलब कि कोई भी रासायनिक समीकरण या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये है कि किसी भी अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही वो में बढ़ोतरी कैले या ना ही घटावल जा सकेला, बस इतने, ठीक। यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जैसे हाई मार्कर है, मार्कर जो है
10 ग्राम का है, मान लीजिए 10 ग्राम का है, तो इसको पचका उचका देंगे तब वो 10 ग्राम रहेगा। क्या रहेगा? तब वो 10 ग्राम रहेगा। मतलब ना इनमें से तन को हम निकाले हैं और ना ही इसमें तन को बढ़ाए हैं कूचने के बाद भी इसको, ठीक। तो पचकाने के बाद भी क्या हुआ, इसमें वजन तो उतना ही है, तो द्रव्यमान संरक्षित है, मतलब कम या बेसी नहीं किया गया है। समझ में आया? तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण। जैसे दूध से दही बना रहे हैं तो ना उसमें बढ़ोतरी हुए दही के वजन में, ना दूध मतलब कि ना ही घटा है वजन दूध से, ठीक। दही का, दही जितना दूध था उतना ही बनाया। अगर आधा किलो दूध था तो आधा किलो दही बनेगा, ठीक। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। बस जितना द्रव्यमान पहले था उतने रहेगा, न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। बस यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमको दो फायदा हुआ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे सही भी हो गया। देखो, जितना इधर परमाणु है उतना ही इधर परमाणु है, मतलब दोनों का वजन तो ठीक है होगा ना, एक के बराबर ना होगा। अगर परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर है तो वजन तो बराबर होगा ना। अब मान लो एगो मार्कर 10 ग्राम का है तो इधर 4 गो मार्कर, इधर 4 गो मार्कर, मतलब 40-40 ग्राम दोनों तरफ तो सही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हुआ है। तो हमको रासायनिक समीकरण के संतुलन करने का दो फायदा मिल गया पूरे तरह से। एक तो सूचना हमको देने लगा कि कितना कितना मिलाना है, मात्रा बता दिया। उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन भी करता है। तो अब अगर आपको बताना होगा, कोई पूछेगा कि बबुआ बताओ वैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, इसका कुल द्रव्यमान अभिकारक का उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो तो रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। इसके बराबर हो, दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर हो तो वह जो होगा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब दूसरे तरह से डिफिनीशन, नहीं मन कर रहा है डिफिनीशन बताने का, तो क्या बताएंगे? तब बता देंगे ऐसा रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है वही क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है कि दोनों तरफ वजन बराबर होना चाहिए। यूं तो उहे हो रहा है, हम इसके डिफिनीशन में भी तो उहे लिखे हैं कि दोनों तरफ वजन बराबर होना चाहिए, यानी अभिकारक का, इसका और उत्पाद का, मतलब इसका दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यही तो हम यहाँ पे लिखे हैं और इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण बोलते हैं। तो अगर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसके बारे में हम बता चुके हैं। तीनों एक ही चीज है जिसमें द्रव्यमान दोनों का बराबर नहीं होगा। कंकाली समीकरण वही कहलाएगा, वही ढांचा समीकरण भी कहलाएगा, वही असंतुलित समीकरण भी कहलाएगा, ठीक। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण आखिर क्या होता है और समीकरणों को कैसे संतुलन में लाया जाता है। जैसे आपको कैसे संतुलन में लाया जाता है आपको टीचर को अच्छे से पता होता है, वैसे ही अब आपको पता होना चाहिए कि ये रासायनिक समीकरण जो है इसको कैसे संतुलन में लाया जाए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।